बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, आज एक्सरसाइज होगी 7.2। ये थोड़ी सी लेंथी एक्सरसाइज है, जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लेंथी काम है, क्योंकि मुझे खुद लिखते हुए इसको जो है 4-5 दिन लग गए हैं। और इसमें जो मटेरियल है वो फर्स्ट ईयर वाला है, 11वीं क्लास में जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ वो चीज़ें अब यहाँ पे आ गई हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल कह लें कि हो सकता है, लेकिन अगेन कोशिश करेंगे आसान करके समझाने की। तो इंशाल्लाह समझ आएगी। और सब्सक्राइब कर लिया करें, वैसे मैं कहता नहीं हूँ, ठीक है। और साथ जो है आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर लिया करें। चले खैर शुरू करते हैं। यहाँ करना क्या है? यहाँ हमें करना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक सीधी लाइन जो होती है उसकी इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन आपको पता है, बराबर का निशान होता है, उसकी लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे कुछ ना कुछ लिखा होता है, वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड, उनकी पावर्स होती हैं, ठीक है। अलजबरा होता है। तो एक सीधी लाइन को अलजबरा की शक्ल में कन्वर्ट कर लेना, वो क्या बला है, वो हमने यहाँ करना है। मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अब इसमें जो पहली चीज़ हमने पढ़नी है या समझनी है वो है इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सीधी लाइन का इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन बेसिकली एंगल है, जाविया है, कि वो हमारी जो लाइन है कितना एंगल बना रही है। अब वो किसके साथ एंगल बना रही है? हॉरिजेंटल लाइन के साथ, ज़मीन के साथ साथ, एक्स एक्सिस के साथ। अभी हमने पढ़ा ना वो 7.1 में कि एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। तो वो जो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, क्रॉस बना लेते हैं, एक सीधी ऊपर से नीचे की तरफ एक ऐसे वाली लाइन, ठीक है, तो उसको हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहते हैं। तो वहां पे अपनी लाइन को शो कराएंगे पहले तो, और उसके साथ ये जो नीचे वाली लाइन होगी उसके साथ हमारी जो लाइन है ऐसे करके जा रही होगी, तो वो कितना एंगल बना रही है। सो देखिए यहाँ पे मैंने ये बनाने की कोशिश की, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये लाइन है हमारी। लाइन को हमने एल से शो कराया हुआ है, और ये देखें इतना एंगल जो है ये नीचे वाली लाइन के साथ ये बन रहा है। इसको हमने अल्फा का नाम दे दिया है। एंगल्स को हम थीटा भी कहते हैं, बीटा गैमा भी कहते हैं। ये हमने 6th चैप्टर में किया था ट्रिग्नोमेट्री में। अच्छा, यहाँ से ना दो इंटरेस्टिंग कंसेप्ट निकलते हैं कि हमारा ये जो लाइन है ये वाली, ये ज़ाहिर है मुख्तलिफ एंगल्स पे हो सकती है। तो एक एंगल ये भी हो सकता है, जैसे मैंने ये बनाया कि हमारी लाइन बिल्कुल सीधी हो जाए, यानी ये जो नीचे हॉरिजेंटल लाइन है उसके ये पैरेलल हो जाए। उर्दू में मतवाजी कहते हैं, एक जैसा एंगल हो उनका। तो फिर इनका आपस में एंगल ही कोई नहीं है, क्योंकि ये देखें ना, ये इसको टच करेगी, क्रॉस करेगी तो क्या एंगल बनाएगी ना, तो एंगल ही नहीं बन रहा। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इसका एंगल 0 है। तो यहाँ फिर रिजल्ट ये बनता है कि अगर हमारी लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल हो जाए जो हमारी लाइन है, तो वहाँ एंगल या इंक्लिनेशन कितना होता है? 0 डिग्री का। और इसी के फिर अपोजिट भी हो सकती है कि हमारी लाइन बिल्कुल ऐसे सीधी हो जाए। तो आपको पता है ये जो सीधी लाइन है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हम यहाँ फिर कहते हैं कि ये वाली जो लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, और वो एंगल उसका इंक्लिनेशन जो है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ तक तो हो गया इंक्लिनेशन, एंगल, ठीक है। इंक्लिनेशन क्या है? एंगल है एक्स एक्सिस के साथ। अब एंगल से ही अगला स्टेप बिल्कुल उसके साथ जुड़ा हुआ कंसेप्ट आता है, जिसको हम कहते हैं स्लोप या ग्रेडियंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये स्लोप या ग्रेडियंट वही है कि कोई जो लाइन है हमारी वो जमीन के साथ कितनी स्टीप है, कितना वो, अगेन एंगल ही होता है इसके अंदर, लेकिन उसमें एंगल में ये है कि एंगल की स्टीपनेस मेजर करते हैं। जैसे होता है ना, ये बच्चों की जो है वो झूले जो लगे होते हैं, तो स्लाइड जो लगी होती है, तो स्लाइड ऐसे करके बनी होगी तो बच्चा एकदम से नीचे की तरफ गिरेगा। लेकिन अगर ज़्यादा ही ऐसे कर देंगे तो वो बच्चे को खुद जो है वो जाना पड़ेगा, वो स्लाइड प्रॉपर नहीं होगी। एक ख़ास एंगल 45 या 50 का एंगल उस पर करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी स्लाइड उसकी बनती है, ठीक है। तो ये हमारी स्लोप या ग्रेडियंट होती है। अब इसको मेजर कैसे करते हैं उसके लिए देखें, दोबारा से हम एक ऐसे लाइन बनाएंगे, हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लाइन, और कोई एक पॉइंट उस पर लेके देखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे, अब ये ज़रा समझने वाली बात है, गौर करिएगा। इस पॉइंट को अगर आप डॉटेड डॉटेड नीचे को लाते हैं और डॉटेड डॉटेड इस साइड पे लाते हैं, तो नीचे पे लाने का मतलब आप यहाँ पहुँच गए। तो ओरिजिन होता है हमारा इधर, तो ओरिजिन से हम कितना आगे आए हैं इधर, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो फासला है ना, इसका एक खास नाम हमने रखा हुआ है, रन।
रन होता है दौड़ना, और दौड़ते कहाँ पे हैं, ज़मीन पे दौड़ते हैं। तो ये ज़मीन के ऊपर ही है ना एक्स एक्सिस, जो बिल्कुल हॉरिजेंटल लाइन है, ये ज़मीन के साथ साथ समझ ले बनाई हुई है। तो इधर को आगे को जाना हम कहते हैं रन करना। और फिर जाहिर है जब हम इसको उधर लेके जाते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी डिस्टेंस है, लेकिन ये डिस्टेंस वाई एक्सिस के ऊपर है। तो वाई एक्सिस के ऊपर तो जो डिस्टेंस होता है उसको राइज कहते हैं, और राइज का मतलब होता है ऊपर उठना। तो ऊपर ही उठ रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इधर को हम रन करना कहते हैं, इसको राइज करना कहते हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है यही बनाता है कि उसका स्लोप कितनी है, ग्रेडियंट कितना है। स्लोप और ग्रेडियंट एक ही चीज के दो नाम हैं। तो इसके लिए ये फिर एक फार्मूला बनाते हैं, इसको हम कहते हैं एम। स्लोप जब भी आगे, अब स्लोप बार बार आनी है, तो स्लोप जब भी आएगी उसका नाम आपने क्या रखना है, एम है। एम से स्लोप को शो कराते हैं, और उसका फार्मूला होता है राइज ऊपर आता है, रन नीचे आता है। राइज मतलब कि ये जो वाई वाले की तरफ है जो चीज आई है, डेल्टा वाई, चेंज इन वाई, वाई में कितनी चेंज आई है, पहले वाई कितना था अब वाई कितना है। तो वाई वाला कंपोनेंट ऊपर राइज वाला, और रन वाला यानी एक्स वाला कंपोनेंट नीचे, वाई ऊपर एक्स नीचे, एक ये याद रखना है। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि स्लोप का एक और फार्मूला है। एक फार्मूला तो ये है वाई एक्स वाला, ये भी हम करेंगे बहुत दफ़ा, यही हमने करना है। अभी इसका थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। और दूसरा फार्मूला टैन है, टैन ऑफ अल्फा, कि वो जो हमारा अल्फा एंगल बन रहा होता था, ये इंक्लिनेशन जिसकी हम बात करते हैं कि वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, अगर हम उसका टैन ले लें तो टैन लेने से जो आंसर आता है वो उसकी स्लोप होती है। ठीक है, तो देखें दोनों में लिंक बन गया। इंक्लिनेशन क्या है, सिर्फ एंगल है, लेकिन इंक्लिनेशन से आगे उसका वालिद साहब कह ले, उसका बड़ा भाई कह ले, वो स्लोप है। कि वो कैसे होता है कि उस इंक्लिनेशन को लेके हम उसका टैन ले लेते हैं। ठीक है, और अगर पॉइंट्स दिए हो तो फिर वाई और एक्स वाला फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं। तो बहरहाल अभी थ्योरी है ना, तो जितनी समझ आती है वो ठीक है, आगे सवाल करेंगे वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो राइज और रन है और वाई और एक्स है ना, ये बेसिकली वाई में चेंज और एक्स में चेंज को मेजर करते हैं। अब चेंज कैसे मेजर होती है, अब देखें ना, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं चेंज इन वाई, वाई में तब्दीली, तो वाई में तब्दीली ये होती है कि पहले वाई कुछ था बाद में कुछ हो गया। तो पहले वाले वाई को आप y1 कह लें, अगले वाले वाई को y2 कह लें। हो सकता है ऐसे कि आप इस वाई वाली पोजीशन से वहां गए हैं। ठीक है, तो इसमें अब चेंज कैसे होगी, y2 में से y1 माइनस कर लें। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल देखें ना, y2 जो है ये मैं हल्का सा बनाता हूँ, ये हमारा हो गया ना, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है। अब ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से y2 जो है ना, ये फॉर एग्जांपल फासला है 15 का, और ये ओरिजिन से y1 जो है ये फॉर एग्जांपल 5 है। तो फिर y1 से y2 कितना होगा, टोटल 15 में से 5 माइनस करा दें। तो इसलिए डेल्टा जो आती है चेंज, वो माइनस करने से आती है। तो फिर y वाली जगह पे हमने लिखना है, यहाँ फार्मूला ही मैंने नहीं लिखा, वो मैंने आगे लिखा है यहाँ पे, ये पढ़ ले पहले, y2 माइनस y1, और जो x वाली जगह है, जो x में चेंज आनी है, वो x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये अब ये है मेन फार्मूला, इसने बार बार यूज होना है, इसको आपने ध्यान रखना है। ये असल में मैंने साथ एग्जांपल बताई थी, ये देखा ना, मैंने एक्सप्लेन किया है x1 x2 y1 y2। ठीक है, और मैंने वो वैल्यूज़ दे के और आपको देखे वो माइनस करा के भी बताया है कि ऐसे हम करेंगे। तो इंशाल्लाह ये हम ज़ाहिर सवालों के अंदर करेंगे तो समझ आ जाएगी। तो अभी तक जो है दो चीज़ें आपने जहन में बिठानी है, इंक्लिनेशन क्या है और उससे स्लोप कैसे बनाते हैं। इंक्लिनेशन सिर्फ एंगल है, और स्लोप में हम उसका उस एंगल का टैन ले लेते हैं, और अगर दो पॉइंट दिए हों तो दोनों पॉइंटों को आपस में माइनस करवा लेते हैं, उसका फार्मूला है। अब आगे फिर वही बात है कि इसके यूजेस जो हैं, यूजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इंजीनियरिंग में यूजेस है, आर्किटेक्चर में जहाँ पे आप जो है चीज़ें बनाते हैं, जैसे नक्शे वगैरह बनाते हैं। ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए एंड सो ऑन। तो स्कीइंग जो करते हैं लोग पहाड़ों पे, वो जो बर्फ़ पे से फिसलते हुए आते हैं, वहाँ पे भी इस चीज़ को जो है वो अप्लाई किया जाता है कि कितनी स्टीपनेस है पहाड़ की और किस तरह से आपने आगे जाना है एंड सो ऑन, डिफरेंट चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ एक हल्की सी एक चीज़ है जो याद रखनी है कि ये जो हमारी इंक्लिनेशन थी, अल्फा एंगल था, कहते हैं अगर तो वो एंगल ग्रेटर देन 90 हो, 90 से बड़ा हो जाए। अभी जो हमने ये फार्मूला यूज़ किया ना, ये वाला जो बनाया है, ये तब होता है जब एंगल आपका 90 से छोटा हो। असल में 90 से छोटा एंगल तभी होगा जब ये हमारी जो लाइन है ना कुछ ऐसे करके जा रही हो।
अब देखें ना, ये एंगल 90 तो होता है ना ये वाला, तो ये उससे पीछे की तरफ है, तो एंगल 90 से छोटा है, को 60 या 70 का एंगल है। तो इसके लिए बड़ा सीधा सा यही फार्मूला है। लेकिन अगर 90 से आगे चले जाए, यानी हमारी लाइन इधर को चली जाए, अब इधर को जाएगी तो देखें एंगल काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, 90 से ग्रेटर है। तो उसके लिए फिर हमने जो है वो हल्का सा इसको चेंज करना होता है कि y1 को पहले ले लें, y2 को बाद में ले लें। y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2, ये थोड़ा सा फ़र्क है। अब मैंने सवाल किया, सवालों में तो खैर ये कहीं यूज़ नहीं हुआ, लेकिन अगेन MCQs में और बाकी चीज़ों में पूछ सकता है। अब आगे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दो लाइनों का कंपैरिजन करवाते हैं हम, मुवाजना कराते हैं। अब जैसे ये दो लाइनें हैं, ये आपको नज़र भी आ रहा है कि ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल किसको कहते हैं? जिनका एंगल एक जैसा होता है, एक जैसे लेवल पे जा रही होती हैं। इसको उर्दू में मतवाजी कहते हैं। जैसे रेल की दो पटरियां हैं तो बिल्कुल सीधी सीधी जा रही होती हैं, एक पटरी ने जिधर को जाना है दूसरी ने भी उधर को जाना है, तो इनको पैरेलल कहते हैं। और पैरेलल का मैंने बताया था पीछे, एंगल बराबर होता है, इंक्लिनेशन बराबर होता है। तो जब एंगल्स बराबर होंगे तो उनकी स्लोप्स भी बराबर होंगी। ये असल कंसेप्ट है जो आगे बार बार यूज होना है। m1 इज इक्वल टू m2। m मैंने बताया ना, m क्या चीज है? स्लोप। तो m1 पहली लाइन की स्लोप, m2 दूसरी लाइन की स्लोप, ठीक है ऐसे। तो m1 इज इक्वल टू m2 होगा तो लाइनें क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ये याद रखना है। और दूसरा बड़ा मशहूर फार्मूला, ये भी मशहूर है, ये भी बड़ा मशहूर है, कि दो लाइनें परपेंडिकुलर कब होती हैं? परपेंडिकुलर आपको पता है ना, 90 का एंगल बनाए, एक लाइन ये जा रही हो और एक लाइन ये जा रही हो, इस तरह से करके। जैसे हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी ये है कि दोनों की अगर स्लोप्स को ज़रब दें, मल्टीप्लाई करवाएं, इकट्ठा कर दें, तो उनका आंसर -1 आता है। या ये कह लें कि एक की जो स्लोप है दूसरी के उल्ट होती है। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि अगर एक की आए ना स्लोप 2/3, एक एग्जांपल है कुछ भी, कि एक की अगर स्लोप 2/3 है तो दूसरी की स्लोप होती है 3/2। इसको उल्टा कर देते हैं और साथ साइन भी चेंज कर देते हैं। अब अगेन ये सवाल आएंगे इंशाल्लाह, वहाँ से हम इसको करेंगे। अब यहाँ तक तो वो हो गया जी स्लोप्स वगैरह का और इंक्लिनेशन का। लेकिन जो शुरू में मैंने कंसेप्ट बताया कि जी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे बनानी है, क्या होती है, अलजबरा की शक्ल कैसे बनेगी, अब वो कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, अब उस चीज़ को बनाने के लिए, अलजबरा है ना, तो उसको बनाने के लिए वो बेसिक चीज़ें पहले बताता है। जैसे वही बात कि अगर जैसे पीछे में मैंने कहा था कि ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारी जी एक्स एक्सिस जा रहा है, तो अगर लाइन हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, हो सकती है ना जैसे, तो वहाँ पे एंगल ज़ाहिर है 0 होता है। लेकिन इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनाने के लिए आपने ये देखना है कि आपकी ये जो लाइन है कहाँ कट कर रही है। जहां कट करती है वहां से आइडिया होता है। तो ये लाइन एक्स एक्सिस को तो कहीं कट नहीं कर रही ना, वो कहां कट कर रही है? वाई एक्सिस को। तो वाई को किस जगह कट कर रही होगी? कोई पॉइंट होगा, वाई वाला पॉइंट, ठीक है। वाई इज इक्वल टू समथिंग, फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल टू 2 होगा जी, 1 इधर है, 2 है, जैसे हम बनाते होते हैं इधर 3 4 5 एंड सो ऑन। तो वाई की किसी नंबर के ऊपर उसने कट करना है, तो फिर इसका मतलब वाई इज इक्वल टू समथिंग, वाई इज इक्वल टू ए। अगर ये डिस्टेंस जो है वो a है तो हम कहते हैं y इज इक्वल टू a। अगर ये डिस्टेंस 2 होता तो मैं कहता जी y इज इक्वल टू 2 के ऊपर जो है वो लाइन कट कर रही है। तो यही इक्वेशन बन जाती है। यानी जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी इक्वेशन इस तरह की बनती है, y इज इक्वल टू a, ये जनरल फॉर्म है उसकी, ठीक है ना। अब देखें यहाँ टोटका है, उल्ट काम है। जब x एक्सिस के पैरेलल लाइन की स्लोप स्लोप नहीं उसकी इक्वेशन लेनी है हमने, तो वो क्या होगी? y इज इक्वल टू कुछ। और जब हमने एक ऐसी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है ऐसे, तो उसकी फिर इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू a। उसका भी देखें हल्का सा बना के देख लें, ये हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब देखें ऐसे लाइन अगर जा रही है, अब ये लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना, y एक्सिस के पैरेलल है। लेकिन ये कट किसको कर रही है? x को। तो फिर x को कहाँ कट कर रही है? कोई ज़ाहिर कोई फासला होगा। तो इसको भी अगर हम a फर्ज कर लेते हैं तो फिर ये क्या होगा? x इज इक्वल टू a। तो फिर टोटका क्या है? उल्टी चीज़ ज़हन में रखनी है कि जब x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी y इज इक्वल टू समथिंग आंसर आएगा। जब y के पैरेलल होगी तो हम x इज इक्वल टू समथिंग, ये इक्वेशन बनाएंगे। अब ये इक्वेशन है बाकायदा, लेकिन ज़ाहिर है ये बहुत कम आती हैं। आगे जो इसके और फार्मूले हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने हैं,
तो वो हम इंशाल्लाह करेंगे। ये देखें अब जो लिख रहे हैं ना, ये है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। एक प्रॉपर जो फॉर्म है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की, वो ये वाली है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको अब समझना बड़ा ज़रूरी है। देखें ये जो y और x है ना, ये क्यों आ रहा होता है? वो इसलिए आ रहा होता है क्योंकि आप ये जो लाइन है उसको x एक्सिस और y एक्सिस के अंदर ही तो आपने उसको बनाया हुआ है। तो x की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए, y की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए, इसलिए ये x और ये y आते हैं। ठीक हो गया। दूसरी बात, ये जो m और c हैं ये क्या है? m अभी हमने पीछे पढ़ा था, m क्या होता है? स्लोप होती है। तो फिर m स्लोप होगी इसकी, कि इसकी स्टीपनेस कितनी है, कितनी ये नीचे की तरफ है, कितनी ये ऊपर की तरफ है। ठीक है, वो m स्लोप होती है। स्लोप यहाँ फिर दूसरा नाम क्या था? ग्रेडियंट। स्लोप भी कहते हैं, ग्रेडियंट भी कहते हैं। और ये जो रह गई ये चीज़ c, इसको हम कहते हैं कि ये जो हमारी लाइन है y एक्सिस को कहाँ कट करती है, जिस जगह पे कट करती है उसको हम c कहते हैं। और ये हमारा, इसको हम नाम रखा हुआ है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट, तो ये देखिए मैंने साथ लिखा है c क्या है जी, ये मैंने गलत लिख दिया है, x इंटरसेप्ट नहीं है, y इंटरसेप्ट है, क्योंकि y की जगह पे कट कर रहा है ना इसको, तो इसको हमने पढ़ना है y इंटरसेप्ट। ठीक हो गया। और फिर m जाहिर है कि वो स्लोप है। तो ये बातें, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हमें जहन में रखना है। और इसका एक और नाम भी है, क्योंकि देखें इसमें स्लोप भी आ रही है और इंटरसेप्ट भी आ रहा है, तो इसका एक नाम रख देता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्योंकि इक्वेशन ऑफ अ लाइन की 4-5 डिफरेंट शक्लें हैं। ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप, अगेन कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब 2-3-4 दफ़ा करेंगे तो इंशाल्लाह फिर वो आहिस्ता आहिस्ता माइंड में बैठती जाएंगी। तो ये जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका नाम क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि स्लोप भी है और वाई इंटरसेप्ट भी है। आगे चले, अब दूसरी जो एक शक्ल बनती है वो होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब ये सवालों वाली चीज़ें हैं, ये चीज़ें सारी सवालों में आनी है बार बार, तो इसलिए देखें। अब एक इक्वेशन वो ऐसे भी हमें बनाने के लिए कह सकता है कि हमें वो एक पॉइंट दे दे। सवाल की अब बात हो रही है कि सवाल में एक पॉइंट दे दे p x1 y1 और साथ स्लोप दे दे उस लाइन की, और कहे जी इसकी इक्वेशन बनाएं। तो उसके लिए फिर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये जो x1 y1 है वो यहाँ लग जाएगा, m को यहाँ पुट कराएंगे, बड़े आराम से इक्वेशन बना लेंगे। अभी जाहिर आगे करते हैं। एक होती है सिमेट्रिक फॉर्म। अब ये इसकी वही बात है, शक्लें हैं सारी। सिमेट्रिक क्या है कि इसमें भी पॉइंट होता है लेकिन साथ एंगल भी होता है। वो जो इंक्लिनेशन था शुरू में, कि वो जो लाइन है हमारी एक्स एक्सिस पे कितना एंगल बना रही है, 60 का 90 का जो भी, तो वो एंगल हम नीचे लिखेंगे। क्या फार्मूला देखें कैसे, x माइनस x1 ओवर कॉज ऑफ एल्फा, y माइनस y1 ओवर साइन ऑफ एल्फा। तो नाम क्या है? सिमेट्रिक नाम याद करना है और उसकी शक्ल याद करनी है। आगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट फॉर्म। यानी अब सवाल में कहेगा 2 नुक्ते हैं आपके पास, 2 पॉइंट है, x1 y1 x2 y2। तो वहां से इक्वेशन कैसे बनाएं, उसके लिए ये फार्मूला, y एक तरफ y वाला सारा काम, एक तरफ x वाला सारा काम, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। और इसकी शक्ल भी हम चेंज कर सकते हैं कि अगर ये जो y2 माइनस y1 है, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, यानी इसने ऊपर आना है, तो इसको आप इधर ले जाके ऊपर लिख लें। ये जो x2 माइनस x1 है ये तो पहले ही नीचे है, तो उसको उसके नीचे लिख लें, इसको x माइनस x1 को आगे लिख लें। तो ये देखें ये स्लोप बन जाती है। तो ये वही फॉर्म आ जाती है, ये जो ये वाली थी पॉइंट स्लोप फॉर्म। लेकिन बहरहाल ये हम आगे करेंगे इंशाल्लाह। एक और है इसकी शक्ल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये वाली, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ये है कि हमारी लाइन एक्स वाली लाइन को भी कट कर रही हो, वाई वाली को भी कट कर रही हो। जाहिर ऐसे हो सकती है ना, शक्लें स्ट्रेट लाइन की कुछ भी हो सकती हैं, इधर को इधर को इधर को कहीं पे भी हो सकती है। तो अगर ऐसे भी करके बने इक्वेशन, तो हमारी लाइन जो है अगर एक्स एक्सिस को भी कट कर रही है, वाई एक्सिस को भी कट कर रही है, तो फिर ये फार्मूला, जहां से एक्स को कट कर रही है उसको ए कह देते हैं, जहां से वाई को कट कर रही है उसको बी कह देते हैं। तो एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 1। तो इसका नाम क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट का मतलब जहां पे वो काटती है किसी चीज को। आगे चलें, लास्ट वाली जो है ये नॉर्मल फॉर्म है।
नॉर्मल फॉर्म ये है कि ज़ाहिर है जैसे ये ऊपर वाली भी कट कर रही थी ऐसे करके, तो इसको भी ऐसे ही बनाएं तो ओरिजिन से 90 डिग्री का एंगल जो बन रहा होता है इस लाइन का, तो वो जो उसको हम कहते हैं ये नॉर्मल है, इसको P का नाम देते हैं। और जाहिर है कि ये जो नॉर्मल हम बनाते हैं 90 डिग्री का, वो जो एंगल बना रहा होता है उसको हम उसका एंगल अल्फा कहते हैं। तो इसका भी फार्मूला है x कॉज ऑफ अल्फा प्लस y साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू P। तो जो P हमारा ये जो परपेंडिकुलर या नॉर्मल है वो एक तरफ आना है, एंगल इधर आने हैं, तो ये है। तो दैट्स इट। और ये जो हमने लिखा है ना ax प्लस बी वाई प्लस सी, असल में जब भी हमें वो इक्वेशन बनाने के लिए कहेगा ना, तो फिर जब एंड पे आंसर आता है ना इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का, वो इस शक्ल में होता है कि उसमें कोई x कंपोनेंट होता है, y कंपोनेंट होता है और साथ c होता है। अक्सर हमारे जो आंसर्स हैं वो इस शक्ल में आया करेंगे। तो बहरहाल अब ये था जी सारा कुछ, मेरा ख्याल है कि अब ये सारा हो गया मटेरियल। अब हमें एक्सरसाइज जो है वो शुरू कर लेनी चाहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप, स्लोप फाइंड करें एंड इंक्लिनेशन, यानी कि इंक्लिनेशन मतलब को जो अल्फा है वो फाइंड करें ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, एक ऐसी लाइन जो इन दो नुक्तों से मिल के बन रही है। अब आपको पता है ना, दो नुक्ते अगर हों आपके पास, पॉइंट्स हों, तो उनको जब आप मिलाते हैं तो जाहिर है एक लाइन बन सकती है, एक सीधी लाइन बनती है। तो इसलिए वो ये दो नुक्ते दे रहा है और कह रहा है इसमें से आप m भी फाइंड करें और अल्फा भी फाइंड करें। तो पहले m होगा फिर अल्फा होगा। तो m का फार्मूला हमने पढ़ा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, बिल्कुल आसान है, शॉर्ट सवाल है 2 नंबर वाला। तो फिर कौन कौन होता है ये देखें जरा, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, क्योंकि ये पहला पॉइंट है P1 पॉइंट। अक्सर बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, ये पहला पॉइंट है ये दूसरा पॉइंट है, x1 y1 x2 y2 ऐसे वैल्यूज लगानी है। अब देखें y2 माइनस y1 है तो क्या होगा, ये y2 है ये y1 है, क्योंकि सेकंड वैल्यू y होती है, पीछे भी मैंने बताया होगा, पहली x होती है, ये पक्का ज़हन में बिठाएं। तो 11 में से 4 को माइनस करेंगे और 5 में से -2 को माइनस कराना है, और -2 को जब माइनस कराएंगे तो उसमें प्लस हो जाना है ना। तो ये देखें 11 माइनस 4 5 माइनस -2, यही था ना 5 माइनस -2, पहला पहले से और ये दूसरा दूसरे से, वही हमने लिखा है। अब जब एक दफ़ा लिख लिया ध्यान रख के तो आगे काम कुछ भी नहीं है। 11 में से 4 निकालने 7, नीचे 2 माइनसेस मिलके प्लस हो गए 5 प्लस 2 और नीचे भी 7, तो 7 से 7 कट के 1, तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो m निकल आया। अब इस m से हमने अल्फा पे जाना है, इंक्लिनेशन पे। तो हमें पता है कि m क्या होता है, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, tan अल्फा। शुरू में मैंने बताया कि 2 तरह से स्लोप फाइंड होती है, एक इस फार्मूले से और एक इस फार्मूले से भी हो जाती है। अगर अल्फा पता हो उसका tan लें तो स्लोप पता चल जाती है। तो फिर ये फार्मूला लिखेंगे और वो किसके बराबर है, स्लोप तो हम फाइंड कर चुके हैं, वो 1 के बराबर है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1। अब हमें तो अल्फा चाहिए, तो फिर tan को उठाएंगे दूसरी तरफ ले जाएंगे, tan जब उधर जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा। तो अब आप कैलकुलेटर पे पकड़ेंगे और शिफ्ट दबाएं, tan का बटन दबाएं, 1 लिखें और इक्वल टू दबाएं तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू 45। तो इस तरह से पहले m फाइंड करेंगे, m से हम अल्फा फाइंड करेंगे। अब देखिए ये सेकंड पार्ट भी जाहिर है बिल्कुल वैसे ही होना है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, फार्मूला लिखें, उनकी वैल्यूज़ लगाएं। 7 में से इसने माइनस होना है, 2 में से 3 ने माइनस होना है। तो वो देखें हमने उसको लिखा, 2 माइनसेस ऑलवेज प्लस हो जाते हैं, 2 में से -3 -1। कैलकुलेटर यूज़ करें, छोटे छोटे काम भी कैलकुलेटर पर करें। 7 और 2 मिलके 9 हो जाएगा, 9n ओवर -1, और ओवर में 1 कुछ भी नहीं है, -9 आ गया। अब ये हमारी क्या है, स्लोप। स्लोप होती है tan अल्फा, जैसे पिछले पार्ट में किया, tan अल्फा इज इक्वल टू -9। उसी तरीके से tan उठ के उधर आएगा, tan इनवर्स -9। अब जब आप इसका tan इनवर्स लेंगे तो वो 83.66 है। अब यहाँ एक छोटा सा टोटका याद रखना है, वो ये है कि जब tan और आगे एक जगह ना साइन कॉस भी आता है, तो जब उसका हम इन्वर्स ले रहे होते हैं तो अंदर जो नंबर है ना, देखें माइनस में आ गया। अब अंदर जो नंबर माइनस में आया ना, तो यहीं से एक टोटका माइंड में ले आए कि जो एंगल आना है वो 90 से बड़ा आना है।
90 से छोटा एंगल नहीं है, क्योंकि 90 से छोटा हो ना तो यहाँ सीधा सीधा पॉजिटिव वैल्यू आती है, एंगल आ जाता है। तो आपने ये करना है कि इस 9 का tan इनवर्स लेना है, वो ये आएगा 83.66। लेकिन ये देखें ये एक्चुअल नहीं है, एक्चुअली हमारी जो वैल्यू वो जो लाइन बन रही होगी ना, लाइन तकरीबन ऑलमोस्ट इधर को जा रही होगी, ठीक है, तो वो इधर है, 90 से बड़ा एंगल है। तो फिर ये जो एंगल आया ये तो छोटा आया है कोई इधर इस साइड पे, तो उसके लिए फिर तरीका ये होता है कि आपने सेकंड क्वाड्रेंट में शो करना हो तो देखें सेकंड क्वाड्रेंट 180 डिग्री एंगल बनता है टोटल, तो आपने फिर इसको 180 में से माइनस करा देना है, ठीक है, माइनस तो पहले ही उसके साथ है ना, तो माइनस ये आप लिखें और इसको फिर 180 में से माइनस करा दें, ठीक है। ये सिर्फ इसी के लिए है, बाकियों में सब में ऐसा नहीं है, कोई एक आध सवाल में ऐसे होता है, तो ठीक है। तो 180 में से इसे माइनस कराएं तो 96 डिग्री और 20 मिनट्स जो है ये हमारा आंसर बनेगा। अच्छा, यहाँ ये किया था मैंने कि ये डिग्रीज में था ना, तो देखें उसके मैंने मिनट बना लिए हैं। अब ये भी वैसे तो हमने पीछे पढ़ा था कि वो मिनट बनाने का भी एक पूरा प्रोसेस है, लेकिन आपके कैलकुलेटर में ये डायरेक्ट एक बटन दबा के हो जाता है। अगर आप गौर करें ना, जिस लाइन के अंदर साइन कॉस टैन लिखा हुआ है उसी के दूसरी तरफ आए ना तो वहाँ कुछ ना कॉमे बने हुए हैं, एक बटन के ऊपर 2-3 कॉमे बने होंगे, तो आप जब ये लिखेंगे ना 83.66 तो आप उसको दबाएं तो वो डिग्रीज में मिनट्स में सेकंड में खुद ही कन्वर्ट कर देता है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगेन वही, जब मैं ऐसी बातें समझाता हूँ ना तो मुझे लगता है कि कैलकुलेटर की अलहदा से एक वीडियो होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया। इसी तरह ये नेक्स्ट वाला है, ये दोनों पॉइंट्स हैं स्लोप। अब देखें मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 8 में से 6, ठीक है ना, y में से y वाला पार्ट माइनस होगा और x में से x वाला पार्ट, तो 8 - 6 और 4 - 4 वो देखें लिख लिया, नीचे 4 - 4 0 हो जाना है। जब किसी चीज़ को 0 डिवाइड करता है तो वो इन्फिनिटी होती है, अनडिफाइंड, कैलकुलेटर में उसका आंसर नहीं निकलता, एरर आ जाता है। तो इन्फिनिटी को हम इस तरह से लिखते हैं, m = इन्फिनिटी। स्लोप आ गई। अब इसका जाहिर है कि हमें एंगल चाहिए, तो अगेन m tan अल्फा ही होता है, tan अल्फा = इन्फिनिटी, tan उधर गया tan इनवर्स। अब इन्फिनिटी का tan इनवर्स कैलकुलेटर में नहीं है, तो ये याद रखें ये 90 डिग्री पे होता है। अगर आपको याद हो, ये पिछला जो था ट्रिग्नोमेट्री वाला, उसमें हमने पूरा एक टेबल बनाया हुआ था, डिफरेंट एंगल पे कितना उसकी जो वैल्यू है वो साइन कॉस टैन की होती है। तो बहरहाल ये याद रख लें कि इन्फिनिटी जो है वो 90 डिग्री पे होता है, तो इसलिए वहाँ पे आप 90 डिग्री लिख लेंगे। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पे आ जाते हैं। 2 में क्या करना है, बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स। अब देखें फिर स्लोप्स ही हैं, हर दफ़ा स्लोप्स ही फाइंड कर रहे होते हैं। स्लोप्स के ज़रिए से क्या करना है, शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स, जो नीचे पॉइंट्स हैं, लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन के ऊपर है। ये जो तीनों नुक्ते हैं वो एक ही लाइन पे हों, तो ये बड़ा इजी है प्रूफ करना। हमने इनकी स्लोप्स बना लेनी है। अब ए से बी को मिलाएंगे तो एक लाइन बन जाती है ना, तो ए और बी की स्लोप, बी और सी को नुक्तों को मिलाएं तो उसकी भी एक जो है लाइन बनती है, उसकी स्लोप, ए और सी मिलाएं वो भी स्लोप। तो 3 स्लोप्स हम फाइंड करेंगे और उनकी वैल्यूज देख लेंगे कि वो क्या आती हैं। सो देखें, हमने पहले ए बी की स्लोप निकालनी है। अब तरीका आपको आ गया हुआ है, ए बी पॉइंट सामने रखें, उसी तरह 5 में से -3 को माइनस कराना है, 1 में से -1 को माइनस कराना है। तो वो देखें आपके सामने ये लिखा है, 2 माइनसेस आपको पता है प्लस हो जाते हैं, 5 और 3 8 हो गया, 1 और 1 2, डिवाइड करके 4 आ गया। तो ए बी की स्लोप 4 आ गई। अब इसी तरह देखें, जब आप बी सी की स्लोप निकालेंगे, वो के तरीका मैंने आपको बता दिया है, तो उसका आंसर भी 4 ही आ रहा है। और इसी तरह ए सी का जब आप करेंगे तो ए सी की भी स्लोप देखें 4 आ रही है। तीनों की स्लोप बराबर हो गई। तो बराबर तभी होती है ना जब लाइनें ऐसे पैरेलल होती हैं, या ये कह लें कि एक ही लाइन थी, उसके ऊपर ही ए, उसी के ऊपर बी, उसी के ऊपर सी, क्योंकि ए बी की स्लोप और बी सी की स्लोप एक ही चीज़ है, ए सी की भी स्लोप वही है। तो फिर इसका मतलब कि ये प्रूव हो गया कि तीनों पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर हैं, एक ही लाइन के ऊपर वाक़ हैं। तो हम नीचे एक लाइन जो है उसको लिख देंगे। सेकंड वाला पार्ट है, ये भी वैसे ही करना है। पी क्यू और आर हैं, तो आपके सामने है स्लोप ऑफ पी क्यू इन दोनों की, 5 - 5 7 - 4 वो लिखी हमने। ऊपर 0 हो जाना है, ऊपर 0 हो तो सारी चीज़ 0 हो जाती है, क्योंकि 0 को कोई भी चीज़ डिवाइड करे तो उसने 0 होना है। क्यू और आर की, ये क्यू है, ये आर है,
15 में से 5 माइनस, 10 में से 7 माइनस, वो किया तो वो 10/3 आ रहा है। वैसे तो यहीं से पता चल गया कि उनकी स्लोप्स डिफरेंट है, लेकिन चलें पी क्यू की भी निकाल लें जैसे पीछे किया था। तो पी क्यू की स्लोप जो है वो 10/6 आई है। तीनों की स्लोप डिफरेंट है, तो डिफरेंट का मतलब ये है कि एक इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है, तो फिर वो एक ही लाइन के ऊपर तो ना हुए। तो हम लिख देंगे सिंस ऑल थ्री स्लोप्स आर डिफरेंट सो दे डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन के ऊपर वो वाक़ई नहीं है। आगे चलें जी, थर्ड वाला पार्ट आपके सामने आ गया। एल एम एन है, एल और एम की स्लोप इन दोनों की वो देखें बनाई है 2/7 आई है। फिर एम एन की बनानी है तो 10 में से 8 माइनस, 10 में से 3 माइनस, वो किया हमने, वो 2/7 बनता है। ऊपर वाले का भी वही स्लोप थी, और जब एल एन की आप स्लोप निकालेंगे तो वो भी वही आ रही है 2/7। तो अगेन तीनों स्लोप्स बराबर हैं, ऑल थ्री स्लोप्स आर इक्वल, सो एल एम एन तीनों जो पॉइंट्स हैं आर कोलिनियर। कोलिनियर भी कहते हैं, ऑन द सेम लाइन, एक ही बात है। इसी तरह ये 4 वाला है, 4 वाले में उसने पॉइंट्स नहीं दिए, वे ए बी सी डी वगैरह दे दिया है, लेकिन ज़ाहिर है प्रोसेस आता हो तो जो मर्जी आ जाए। तो x जो पॉइंट, y पॉइंट, z पॉइंट, x में है a और 2b एंड सो ऑन। अब पहले x और y की स्लोप, तो उसी तरह इसमें से ये माइनस a प्लस बी माइनस 2b, वो देखें लिखा। c में से ये a माइनस c माइनस a, वो लिख लिया। ऊपर देखें ये दोनों एक जैसे हैं, तो कैलकुलेटर में आप करें +1 -2 करें तो माइनस आता है। तो वही बात है ना, +1 b में से -2 करवाएंगे तो -1 आ जाएगा, a माइनस बी ओवर नीचे वाला तो वही है c माइनस a। अब y और z की कर लें, तो y और z ये दोनों हैं, तो ये y वाला पार्ट, ये y वाला पार्ट, 2a माइनस a प्लस बी, तो ये देखें 2a माइनस a प्लस बी। नीचे वाले में भी वही करना है, ये x वाला कंपोनेंट, ये x वाला, 2c माइनस a माइनस c, 2c माइनस a माइनस c। अब आप क्या करें, ये नेगेटिव है, दोनों के साइन चेंज कर देगा। नीचे देखें 2c में से ये एक c निकल जाएगा, एक c रह गया, साथ माइनस a, और ऊपर भी 2a में से एक a निकाल दें तो a माइनस b, तो ये भी वही बन गया जो ऊपर वाला है। और एग्जैक्टली इसी तरह x z की भी अगर आप स्लोप निकालते हैं तो वो भी वही आती है। ऊपर में से देखें 2 कॉमन, नीचे में से 2c है तो ये दोनों 2a हो जाते हैं, इनमें से भी 2 कॉमन, 2 कट जाएगा, फिर वही स्लोप। तो अगेन तीनों की स्लोप से एक जैसी आ गई, तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं x y z वो कोलिनियर हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड k फाइंड करना है सो दैट द लाइन जॉइनिंग a एंड b, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, इनसे मिलने से जो लाइन बनती है और वो और एक और, एंड द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए हैं। 2 पॉइंटों जो हैं उनकी हमने इक्वेशन देख लेनी है, और जो बाकी 2 पॉइंट्स हैं उनकी इक्वेशन देख लेनी है। तो वो कहता है कि वो उनके मुख्तलिफ केसेस हैं, या तो वो पैरेलल हो जाएं। अब पैरेलल का मतलब ये होगा कि एक पॉइंट ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, दूसरी लाइन ये जा रही है, सी और डी उसको कह लें। तो इनका देखना है कि ये पैरेलल अगर हैं आपस में, तो फिर के कैसे फाइंड होगा। आपको पता है, शुरू में बताया था थ्योरी कि जब 2 लाइनें पैरेलल होती हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि उनकी स्लोप्स आपस में बराबर है। तो हम दोनों की स्लोप निकाल लेंगे और दोनों को बराबर रख लेंगे, बराबर रखेंगे कि एक आंसर बड़ा इजीली आ जाएगा। तो पहले हम ए बी की स्लोप बनाएंगे, तो ए बी की स्लोप बनाते हुए उसी तरह ये a है, ये b है, तो b का ये y कंपोनेंट -6 -3, और फिर नीचे का आएगा k -7, वो देखें हमने लिखा, ये ऊपर 3 और 6 मिलकर 9 हो जाएगा, माइनस है साथ ही। उसी तरह कैलकुलेटर यूज करें। इसी तरह सी डी जो दूसरी है, तो दूसरी वाले की भी वैल्यूज लगाएंगे तो उसका जो स्लोप है वो ये आ जाएगी। अब पहले की स्लोप ये है, दूसरे की ये है, और चूंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो हम लिखेंगे कि इफ़, ज़ाहिर है इफ़ क्या है, पैरेलल हैं, तो पैरेलल हैं तो फिर इन दोनों को बराबर होना चाहिए, बराबर रख लें। अब यहाँ देखें ये भी ओवर है, ये भी ओवर है, क्रॉस मल्टीप्लाई होना चाहिए। k -7 उठ के 1 के पास जाएगा तो वही रहेगा, k -7 1 से मल्टीप्लाई होता है तो उसने वही रहना है, और 2 ने जाना है 9 के पास, तो 2 और 9 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 9s are 18, -7 उठ के इधर आएगा प्लस का 7, -18 + 7 कितना बनता है -11। तो k की वैल्यू हमें मिल गई -11। अब मजे की बात यह है कि जो दूसरा केस है वो कहता है दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है,
ठीक है, एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी ऐसे जा रही है, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर का भी रूल पड़ा था कि दोनों की स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर -1 आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो करेंगे m1 m2 इज इक्वल टू -1। अब दोनों स्लोप्स हमने फाइंड की हुई हैं, m1 की जगह वो लगाएं, m2 की जगह वो लगाएं, आगे -1। अब इसको भी एज ए इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू निकल आएगी। अब क्या करें कि 2 जो है वो नीचे इसके साथ, क्योंकि 2 और वो ये k - 7 दोनों नीचे हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 9 ने 1 से होना है, 9 1 ज़ार 9, माइनस भी साथ है। अब एक तो ये करें ना, इधर से ये माइनस और ये माइनस कटवा दें, ठीक है, दोनों साइडों पे एक एक माइनस है, खत्म हो जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले तो ये नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, 2k और 2 7 ज़ार 14। अब 2k - 14 उधर 1 से मल्टीप्लाई होना है, इधर डिवाइड में है, मल्टीप्लाई होके वही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई वही आता है, ये आ गया। अब k आज़ाद करवाएं तो k की वैल्यू मिल जाएगी, पहले -14 इधर गया, प्लस का हो गया, 9 और 14 23, ये 2k आई जा रहा है, 2 ने आ गया। अब इसको डिवाइड कराना है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ, तो उसके ओवर में आएगा तो 23/2। एंड पे ये सीधा करके हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्या करना है जी, यूजिंग स्लोप्स, यहाँ पे भी हमें स्लोप को यूज करना है, इस्तेमाल करना है। शो दैट द ट्राइंगल विद इट्स वर्टिसेस a, b एंड c, एक ट्राइंगल है, एक मुसल्लस है जिसके वर्टिसेस 3 कोने हैं, a b c, वर्टिसेस कहते हैं कोनों को। अच्छा, इज अ राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल के तो हैं लेकिन राइट ट्राइंगल के हैं, ये प्रूफ करना है। अब राइट ट्राइंगल में आपको पता है कि एक एंगल 90 का होता है, और 90 का एंगल होने का मतलब ये है कि एक लाइन ऐसे होगी तो दूसरी बिल्कुल ऐसे होगी, परपेंडिकुलर। तो वो जो परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी है वो लगाएंगे, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अगर वो आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये वो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। तो फिर यहाँ पे भी हमें क्या करना है, हमें स्लोप्स ही तीनों फाइंड करनी है। सो देखें, फाइंडिंग स्लोप्स ऑफ a एंड b, a और b दो पॉइंट्स हैं, तो उनकी स्लोप आपके सामने 7 - 1 2 - 6, वो किया तो वो देखें -3/2 आ जाता है। इसी तरह स्लोप ऑफ AC, ठीक है, डिफरेंट साइडों की 3 साइडें हैं ना, A के साथ B है, A के साथ C है, फिर B के साथ C भी है, अब हमें नहीं पता कौन सी है तो हम सारी फाइंड कर लेंगे। तो स्लोप ऑफ A एंड C, तो A और C की जब देखें स्लोप हम कर रहे हैं -7 -1 -6 -6, वो लिखा, उसको हल किया, ये आ गया। अब यहीं पे देखें, गौर करें, इस वाले का स्लोप है -3/2, ये है स्लोप 2/3, एक दूसरे के अपोजिट है, और दूसरी बात कि वो माइनस भी है। तो इन्हीं के ऊपर जो है ये फार्मूला लग जाना है कि दोनों की स्लोप्स को देखें, अगर m1 m2, क्योंकि हमने इनका नाम यही रखा है, इसका नाम m1 है, ये m2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें और वैल्यूज लगाएं तो ये 2 2 कट जाता है, 3 3 कट जाता है, और पीछे -1 रह जाता है। जब सारा कट जाए 1 होता है, और माइनस भी साथ। तो ये प्रूव हो रहा है, ठीक है, कि दोनों की स्लोप जो है वो परपेंडिकुलर को शो करा रही हैं। तो हम लिख देंगे कि AB एंड AC जो साइडें हैं आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो ABC फॉर्म्स अ राइट ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 5, 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट आर गिवन, कहता है 2 पेयर, 2 जोड़े नुक्तों के वो दिए हुए हैं। फाइंड, तलाश करें, वेदर द 2 लाइन्स डिटरमाइंड बाय दीज 2 पॉइंट्स। अब 2 पेयर्स हैं जैसे पीछे भी थे, तो उनके दरमियान जो लाइनें बनती हैं, उनकी जो स्लोप्स हैं, वो जो लाइनें हैं, वो क्या वो आपस में पैरेलल हैं, यहाँ परपेंडिकुलर हैं, या दोनों में से कोई भी केस नहीं है। तो अगेन बात वही है, दोनों m1 m2 फाइंड करेंगे, देखेंगे कि वो बराबर आ रही है कि नहीं। बराबर नहीं आती तो वो परपेंडिकुलर वाला फार्मूला लगाएंगे। सो देखें, ये जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का, ए वाला पार्ट, इसमें क्या है जी, 1 - 2 एंड 2 4, ये एक पेयर है, ये एक जोड़ा है, इनकी स्लोप, इनकी एक लाइन बन रही है, और फिर इनकी स्लोप बनाएंगे। सो देखें, पहले ये वाला पॉइंट हम लेते हैं और इसकी स्लोप, इसको m1 का नाम रख लें, 4 - 2 2 - 1, वो लिखा, हल किया, 2 आ गया। इसी तरह जो दूसरा जो पेयर है उसको सामने रखें, 2 - 1 एंड -8 -4, वो हम लिखेंगे, उसकी वैल्यू आ रही है -1/12। अब देखें, वो 2 है, वो 12 है ओवर में, तो कोई भी उनमें कोई चीज़ एक जैसी नहीं लग रही।
ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट है, ना ही वो बराबर हैं और ना ही ज़रब देने से वो कट के तो -1 आंसर आता है। तो हम ये देखें, मैंने लिखा भी है कि सिंस m1 m2 इक्वल भी नहीं है और उनका जो प्रोडक्ट है वो -1 भी नहीं बन रहा, सो बोथ लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। नाइदर नॉर लिख लेते हैं ना, कि जब दोनों केसेस में से एक भी काम ना हो रहा हो तो नाइदर नॉर लिखते हैं। बी वाला पार्ट भी वैसे ही करना है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, तो फर्स्ट पेयर की जो स्लोप है वो आ रही है -2/9 और जो सेकंड पेयर है उसकी स्लोप आ रही है सिर्फ 2। तो इनमें भी कोई चक्कर नहीं है, ना वो आपस में बराबर हैं, ना उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल आया है। सो यहाँ पे भी लाइनें ना ही पैरेलल हैं ना ही परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स ही थे। क्वेश्चन नंबर 6 पे तरफ आ जाते हैं। फाइंड एन इक्वेशन। अभी तक जो है स्लोप्स का काम हो रहा था, अब इक्वेशन बनाने की तरफ अब जाने लगे हैं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द क्या, नंबर 1 है हॉरिजेंटल लाइन थ्रू दिस। अब यहाँ ये समझने वाली बात है, ये एक हमें उसने सिर्फ एक पॉइंट दे दिया है और आपको पता है जब एक पॉइंट होता है तो पहली वैल्यू x होती है, दूसरी y होती है। तो क्या क्या रहा है, हॉरिजेंटल लाइन बनाएं। तो थ्योरी को ज़रा माइंड में लेके आए, जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो कैसे होती है, इस तरह से करके, और हॉरिजेंटल लाइन जो है वो y को कट करती है। तो यहाँ से आपने y वाला पॉइंट ले लेना है। तो y वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला -9, ठीक है, ये वैसे मैंने समझाने के लिए लिखा था। तो -9 है y वाला पॉइंट, तो आप लिख दें y = -9, -9 उठा के उधर ले जाएं, y + 9 = 0। ये हमारी इक्वेशन बनेगी हॉरिजेंटल लाइन की। याद है मैंने कहा था कि हॉरिजेंटल लाइन जो है वो इस तरह वाली सीधी, उसकी इक्वेशन बनानी है तो y की शक्ल में आंसर आता है, और जब ऐसे वर्टिकल वाली बनानी है तो उसका आंसर x की शक्ल में आता है। तो वो हम जाहिर है करेंगे जैसे भी वो हमसे पूछेगा। तो ये आगे वाला पार्ट यही है कि यहाँ उसने कहा था वर्टिकल लाइन बनाएं। तो वर्टिकल लाइन के लिए ये मैंने अगेन बनाने की कोशिश की कि वर्टिकल लाइन जो है वो ऐसे होती है, तो वो x एक्सिस को कहीं कट करती है। तो x वाला जो पॉइंट है वो ये वाला है, तो आप इसको लिखें x = -5 उधर गया तो +5, x + 5 = 0। टोटका जहन में रखना है, वर्टिकल है तो x में आंसर, और अगर हॉरिजेंटल है तो y में आंसर आना होता है। सी वाला पार्ट, अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इसमें देखें एक पॉइंट दे दिया है और साथ उसकी स्लोप दे दी है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, वो जो पीछे हमने 5-6 उसकी जो टाइप्स पढ़ी हैं, तो ये ऐसी टाइप है जिसमें एक पॉइंट होता है, एक स्लोप होती है। सबसे ज़्यादा यही फार्मूला यूज़ होता है, y - y1 = m × x - x1। तो ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारी वैल्यू m की है। तो वो वैल्यूज़ हमने लगा लेनी है। y - y1 देखें 5, m की वैल्यू ये आ गई 7, x - x1 खुद माइनस में है तो दो माइनसेस मिल के तो उन्होंने प्लस हो जाना है। अब 7 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये तो ऐसा ही आएगा 7x 7 6 42। और इसको जब लिखते हैं तो लिखने का मेथड ये है कि x को पहले लिखते हैं, फिर y को, फिर कांस्टेंट को, और कोशिश करते हैं x प्लस में हो। अब यहाँ देखें इधर x प्लस में है, इसको उठा के इधर लाएंगे तो उसने माइनस का हो जाना है। तो आप ये करें कि इन दोनों को, y को और -5 को उठा के उधर ले जाएं। तो ये दोनों वैसे ही रखे हैं और ये दोनों जब उधर जाएंगे तो देखें दोनों के साइन चेंज हुए हैं, y नेगेटिव हो गया, -5 प्लस हो गया। असल में मैं साथ ही सीधा भी कर देता हूँ ना कि इधर जो मटेरियल बनेगा वो मैं इधर लिख के 0 उधर कर सकते हैं ऐसे। तो अब 7x साथ -y 42 और ये 5 दोनों ऐड होके 47। तो ये देखें प्रॉपर जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की वो हम इसकी बना लेते हैं। आगे चलें जी डी वाले पार्ट में। डी वाले पार्ट में भी पॉइंट भी है और स्लोप भी है। एग्जैक्ट पिछले सी वाला पार्ट में जो फार्मूला लगाया वही हमने लगाना है, y - y1। तो ये y1 की वैल्यू यहाँ आई, जाहिर है उसका अपना माइनस, ये माइनस प्लस, m की जगह 0 और फिर x - x1 यानी कि 8 हो गया। अब चूंकि ये सारे के बाहर 0 है तो ये सारा पार्ट खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ रह जाएगा y + 3 और दूसरी तरफ 0। तो ये भी हमारी इक्वेशन बन गई। आगे चलें ई वाले पार्ट में। यहाँ पे भी पॉइंट है और साथ स्लोप है, लेकिन कह रहा है अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड पीछे भी पड़ी थी इन्फिनिटी।
तो वहाँ हम इन्फिनिटी लिखेंगे और हल करेंगे। y माइनस वाई वन फार्मूला लिखा, अब ये y1 की वैल्यू 5 माइनस 8 ज़ाहिर है यहाँ आ जाना है x की जगह पे, m की जगह पे इन्फिनिटी, इसका ध्यान रखना है। अब इन्फिनिटी का रूल ये है कि आप उसको 1/0 लिख सकते हैं। कैलकुलेटर में 1 को आप 0 पे डिवाइड करके देखें, वो एरर आता है, अनडिफाइंड आ जाता है। तो इसका मतलब अनडिफाइंड की जगह पे 1/0 लिख सकते हैं। अब इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि ये 0 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर अगर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई की शक्ल में आएगा, और 1 जो है तो वो तो इधर ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगेन 0 इसके साथ आया है तो इसने सारा पार्ट 0 कर देना है, क्योंकि कुछ 0 किसी भी चीज़ से ज़रब हो तो वो ज़ाहिर है कि 0 हो जाता है। तो ये पार्ट खत्म हो गया, सिर्फ ये रह गया, x + 8 1 ज़ाहिर x + 8 ही होता है, इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। इस वाले सवाल के पार्ट काफ़ी सारे हैं, f वाला पार्ट भी है, और यहाँ देखें 2 पॉइंट दिए हुए, तो वो 2 पॉइंट फार्मूला हमने वहाँ लिखा था वो हम लगाएंगे। फार्मूले अब याद करने पड़ेंगे, y माइनस वाई वन ओवर y2 माइनस वाई वन, इसी तरह इधर। अब ये देखें वैल्यूज़ कैसे, फिर वही बात, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ऐसे लगानी है। तो y माइनस वाई वन ये वाली वैल्यू -3 वो देखें लगाई, नीचे y2 माइनस वाई वन है, यानी ये माइनस ये वो हमने लगाया। x माइनस x1 ये है, -5 आना है यहाँ पे, वो देखें लगाया। और फिर x2 माइनस x1 ये सेकंड 9 में से -5 वो ये। अब जब लिख लेते हैं तो फिर सॉल्व करवाना है, 2 माइनस प्लस करा दें, इधर भी ये प्लस हो गया, नीचे भी प्लस एंड सो ऑन। अब आगे y + 3 है, नीचे 3 में से 1 निकालें 2, ये 9 और 5 मिलके 14। और फिर अगेन क्या करना है, क्रॉस भी कर सकते हैं, लेकिन 2 और 14 कट भी सकते हैं, क्योंकि दोनों नीचे है ना, दोनों कट सकते हैं, 2 1 जार 2 2 7 जार, तो वहाँ से 1 वहाँ पे 7। अब क्रॉस करवा लें, 7 इसके पास आ जाएगा, 1 उसके पास चला जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई किया, 1 से किया, वही आ गया, और फिर वही सब एक तरफ। तो जहाँ x पॉजिटिव हो वहाँ चीज़ें लेके जानी है, तो इन दोनों को उधर लेके जाएं। x + 5 देखें वैसे ही, ये दोनों पॉजिटिव थे, देखें नेगेटिव कर दिए, साथ मैंने सीधा कर दिया। और x -7y और +5 में से ये निकालें -16। तो ये हमारा ये जो f वाला पार्ट है उसकी इक्वेशन भी बन गई। आगे ये एक और g वाला पार्ट भी है, और ये छोटा है क्योंकि इसमें उसने y इंटरसेप्ट दिया है और स्लोप दिया है। ये सबसे पहला फार्मूला था, y = mx + c। तो इसमें ये जो स्लोप है वो m है, और ये जो y इंटरसेप्ट है वो c है। तो बस ये वैल्यूज़ लगानी है, पहले एक दफ़ा लिख दे, m ये है, c ये है। अब y = m की जगह -5x वो देखें, और c की जगह पे -7 वो आ गया। y = -5x -7, और सारी चीज़ें एक तरफ जब करनी होती हैं तो ये दोनों इधर आएंगी तो प्लस के हो जाएंगी, तो y + 5x + 7, तो ये भी इक्वेशन बन गई। लो जी, इसका h वाला पार्ट भी है, यहाँ x इंटरसेप्ट भी है और y इंटरसेप्ट भी है, दोनों इंटरसेप्ट, यानी हमारी जो लाइन है वो ऐसे करके दोनों को कता कर रही है, काट रही है। तो ये भी हमने पढ़ा था, x/a + y/b = 1। तो a किसको कहते हैं, x इंटरसेप्ट को, b किसको कहते हैं, y इंटरसेप्ट को। x और y ने रहना होता है, ये मैंने शुरू में बताया था। तो a की जगह -3, b की जगह 4। अब क्या करें इसका, अब ज़ाहिर है अगर आप यहाँ से देखें तो ये सब ओवर में है, तो आपको एलसीएम लेना चाहिए। एलसीएम लिखें, 4 3 = 12, माइनस नहीं साथ लेके आना, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई करके लिख लें। जब ऐसे मल्टीप्लाई करें तो फिर इधर भी क्रॉस हो जाता है, 4 इधर चला जाता है, 3 इधर आ जाता है, वो लिख लिया। अब 12 इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई, -4x + 3y और 12 1 = 12। और चूंकि x को पॉजिटिव करना है, देखें बुनियादी रूल वही है, x पॉजिटिव होना चाहिए, तो इधर तो नेगेटिव है, तो हम इन दोनों को उठा के उधर ले जाते हैं। तो x वाली चीज़ इधर आएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, y वाली उधर आएगी माइनस में, वो देखें लिखा, और 12 पहले से ही उधर है, तो सीधा हो गया काम। और इसका आखिरी पार्ट i वाला, x इंटरसेप्ट और साथ स्लोप। अब x इंटरसेप्ट है और स्लोप हो, अब ये कोई फार्मूला नहीं है। तो चूंकि हमें ये पता है कि x इंटरसेप्ट है, अगेन दोबारा देखें कि हमारी लाइन जो है कहीं ना कहीं x एक्सिस को काट रही है, तो पता है जब भी x को काटेगी, तो फॉर एग्जांपल x को उसने -9 पे काटा हुआ है ना, x इंटरसेप्ट ये है, तो फिर उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, चूंकि x वाली पूरी लाइन के ऊपर y 0 होता है,
तो हम इसका एक पूरा पॉइंट बना लेंगे कि x की जगह -9 जो उसने दिया हुआ है और y की जगह 0 खुद से लिखेंगे, क्योंकि ये x इंटरसेप्ट है, पूरी x एक्सिस की लाइन पे y 0 होता है, वो हम लिख लेंगे साथ, और साथ स्लोप है। तो अब ये पॉइंट स्लोप फार्मूला लग जाएगा बड़ा इजीली, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, y1 की वैल्यू अब 0 है, m की वैल्यू -4 लग गई, और ये जो है वो x1 की जगह पे आ गया। अब ये तो 0 ख़त्म हो जाएगा, y अकेला रह गया, -4 से इसको मल्टीप्लाई, पहले ये माइनस माइनस प्लस कर लें, इससे मल्टीप्लाई किया। अब चूंकि ये नेगेटिव है x, तो इन दोनों को उस तरफ ले जाते हैं, उधर जाएंगे, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, y पहले से ही पॉजिटिव है, तो तरतीब सीधी कर दें तो ये इक्वेशन बन गई। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट। अब आ जाएं 7 वाले में। 7 वाले में क्या कहता है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर। कहता है ये जो लाइन आ रही है परपेंडिकुलर, इसकी इक्वेशन बनानी है, बाइसेक्टर भी है। ये अगेन ये एक थ्योरम था, अब आप लोगों ने तो वो नहीं पढ़ना, पिछली 9th में थ्योरम था, चैप्टर नंबर 12 का पहला थ्योरम, कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता है, परपेंडिकुलर मतलब वो 90 का एंगल बनाता है, और बाइसेक्टर का मतलब कि जो नीचे लाइन होती है उसको वो आधा आधा कर देता है। तो बहरहाल इसकी इक्वेशन बनानी है ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, यानी जिस लाइन को वो मिड में से काट रहा है उसका ए और बी पॉइंट उसने दे दिया। अब देखें, हमें इक्वेशन चाहिए इस वाली की, हमें जो गिवन है वो ये ए और बी है, तो हम ए और बी के ये जो पॉइंट है वो मिड में आता है। ये जो बाइसेक्टर है इसका मतलब ही होता है कि ये जो लाइन आ रही है उसके मिडल में से जा रही है, तो जब मिडल में जाना है तो ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला हमने पीछे पढ़ा था 7.1 में, कि आप x वाले पार्ट्स को प्लस करें 2 पे डिवाइड, y वाले पार्ट्स को प्लस करें 2 पे डिवाइड, तो आपको ये मिड पॉइंट मिल जाता है। तो ये मिड पॉइंट हम बना लेंगे। और दूसरी बात कि ये जो a और b दोनों पॉइंट है इनकी स्लोप बनाएंगे, इनकी जो स्लोप होनी है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m2 माइनस 1 वो फार्मूला लगाएंगे। सो देखें, पहले तो हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 वैल्यूज़ लगाई, ये हमारे पास स्लोप आ गई 1/2, ठीक है। और चूंकि ये अगेन मैं सामने बना लेता हूँ, ठीक है, कि ये जो 1/2 आई है वो इस वाली नीचे वाली लाइन की है, तो हमें चूंकि इस वाली की स्लोप चाहिए, तो चूंकि वो परपेंडिकुलर है तो इसको उल्टा कर दें। परपेंडिकुलर यही था, मैंने शुरू में बताया था थ्योरी में, कि अगर ये 1/2 है तो हमारी ये जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी जो स्लोप होगी वो इसका उल्ट हो जाएगी। 1/2 है 2/1 कर दें, और साथ साइन भी चेंज करना होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था m1 इज इक्वल टू -1/m2, कि उल्टा भी करें और माइनस भी साथ लगाएं। तो बहरहाल ये बन गई। और मैंने कहा था मिड पॉइंट फाइंड कर लेना चाहिए, तो मिड पॉइंट के लिए वही कि हमने इनको प्लस करना है 3 + 9/2, 8 + 5/2, तो वो हमने देखें किया, तो हमें ये वैल्यू मिल गई मिड पॉइंट ये। तो अब हमारा जो रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसकी स्लोप भी है, उसका एक पॉइंट भी है, क्योंकि मिड पॉइंट उसी में से आ रहा है ना, मिड पॉइंट उस लाइन के ऊपर है, तो पॉइंट को हम यूज़ करेंगे, तो फिर पॉइंट स्लोप फार्मूला लगेगा, y माइनस y1, ये y1 होगी वैल्यू, और m की वैल्यू वो जो -2 हमने ये निकाल ली है वो हम लिखेंगे x माइनस x1, ये x1 है। अब इसको सॉल्व करवाएं, एक तो -2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे ना, और इनका देखें ओवर है तो इसका एलसीएम ले लें, इनका 2, इसका ओवर कोई नहीं है, यही 2 एलसीएम, 2y के साथ 2y और 13 ऐसे ही, और फिर इस 2 को भी उधर ले जाए, उधर जाके फिर इसने मल्टीप्लाई होना है, ये बन जाएगा साथ ये। अब अगेन देखें x नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो फिर दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, इन दोनों को उधर ले जाए, वो हम इधर ले आए, ठीक है, x पॉजिटिव y भी, और ये -13 और -24 -37, तो ऐसे करके ये हमारी इक्वेशन जो है ये बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या है जी, फाइंड एन इक्वेशन बनाएं ऑफ द लाइन थ्रू दिस, एक ऐसी लाइन जो इस नुक्ते में से गुजर रही है, एक पॉइंट हमें मिल गया, पहली इंफॉर्मेशन मिल गई, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग स्लोप दिस, यानी हमारी ये लाइन जा रही है ऐसे करके और इस पॉइंट में से गुजर रही है जो उसने हमें ये दिया हुआ है -4 -6, ठीक है, ये थोड़ा क्लियर नज़र आ रहा है, ओके, ठीक है ना। ऐसे लाइन जो हमारे चाहिए, हमें लाइन वो ऐसे करके इस नुक्ते में से गुजर रही है, और आगे से कहता है कि ये जो हमारी अपनी लाइन आ रही है, ये जो पहले से एक लाइन है उसके परपेंडिकुलर है, और जो पहले से लाइन है उसकी स्लोप दे दी है उसने,
यानी इस वाली की स्लोप है -3/2। तो फिर वही बात पिछले सवाल की तरह कि हमें तो इसकी चाहिए, तो फिर इसके ये अपोजिट है, तो इसकी स्लोप को उल्टा कर लेंगे तो हमें इस वाली स्लोप का पता चल जाएगा। और पॉइंट तो है हमारे पास, तो पॉइंट स्लोप फार्मूला लगा लेंगे। सो देखें, हम लिखेंगे स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, जो पहले से लाइन दी हुई है उसकी स्लोप है -3/2। हमारी जो रिक्वायर्ड है, जो हमें चाहिए, ये वाली लाइन जो हमें बनानी है, उसकी स्लोप क्या होगी, इसको उल्टा कर दे। तो 2 नीचे है ना, 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे, और साइन चेंज करना है, मैंने बताया था आपको। तो अब ये हमारी स्लोप है। तो अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू दिस पॉइंट हैविंग स्लोप, ये वाली, ठीक है, वो मैंने लिखा ही नहीं है, हैविंग स्लोप 2/3, ठीक है। तो स्लोप भी आ गया, पॉइंट भी आ गया, तो दोनों को हम पॉइंट स्लोप फार्मूला लगा के तो उसको हल करेंगे। y1 हमारा क्या है जी, -6, वो यहाँ आना है, प्लस हो जाएगा 2 माइनसेस। x1 की वैल्यू भी माइनस है, वो भी प्लस हो जाएगी, और m की जगह 2/3। अब चूंकि ये ओवर में 3 है, इसको इधर ले आए, 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, 2 से इधर मल्टीप्लाई करवा दें, वो हमने करा दिया। अब फिर वही बात, x इधर पॉजिटिव है, इनको उठाएं उधर ले जाएं, तो 2x + 8 और ये दोनों नेगेटिव के, वो लिख लिए, और फिर सीधा कर दें, 2x को लिखें, 3y को लिखें, इन दोनों को इकट्ठा करें तो -10। ऐसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी, क्योंकि देखिए हर दफ़ा हम इक्वेशन बना रहे हैं, और इक्वेशन में ये ax + by + c, ये वो वाला सिचुएशन जो है वो हर दफ़ा बन रही होती है इक्वेशन। लो जी, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 में। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन, अगेन इक्वेशन बनानी है थ्रू दिस। अब यहाँ पे भी हमें पता है जी, हमारी जो लाइन है वो इस नुक्ते में से गुजर रही है, ठीक है, नुक्ता हमें मिल गया। एंड पैरेलल टू द लाइन दिस, अब ये भी बड़ा इजी है कि एक और लाइन है जिसके वो पैरेलल है और उसकी स्लोप दी हुई है। हमें पता है अब जो पैरेलल लाइनें होती हैं उनकी स्लोप बराबर है, तो जो गिवन लाइन की स्लोप है वही हमारी रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप होनी है। तो यहाँ पे भी ये 2 जुमले हम लिखेंगे कि स्लोप ऑफ द गिवन लाइन ये है, स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन भी वही है, क्योंकि बराबर होती हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन बनाने के लिए कि इक्वेशन ऑफ द लाइन विद स्लोप दिस वन एंड थ्रू ये पॉइंट 11 - 5 इसमें से गुजर रही है। तो पॉइंट स्लोप फार्मूला आपके सामने ये लग रहा है, y - y1 वो ज़ाहिर है -5 है, प्लस हो जाएगा, m की जगह -24 लिखना है, x माइनस ये वाला 11 आ गया। अब इसको सॉल्व करवा लें, -24 से मल्टीप्लाई किया। अब अगेन चूंकि x नेगेटिव है तो इन दोनों को उठा के दूसरी तरफ ले जाए, दूसरी तरफ आएंगे, ये दोनों देखें, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये दोनों वैसे ही साथ। तो फिर ये 24x प्लस ये वाला y, इन दोनों को करें तो -259, तो ये भी इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन नंबर 10, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट, अब देखें कैसे। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, कहता है इक्वेशनें आपको सवाल में दी हुई हैं, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, उसको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है इनटू डिफरेंट शक्लों में, क्योंकि वो 5-6 शक्लें थी ना, तो कोई एक शक्ल इक्वेशन की दे के कहेगा इसको इसमें भी कन्वर्ट करें, इसमें भी करें, इसमें भी करें, तो वो उसने हमें यहाँ बताया हुआ है। एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, एक ट्यूब इंटरसेप्ट फॉर्म है, और एक नॉर्मल फॉर्म है, ये तीनों बनानी है। अभी देखें कैसे होगा, इजी है। अब ये इक्वेशन उसने दी हुई है, अब ये देखें गौर करें, ये वो इक्वेशन है जो हम पिछले सारे सवालों का आंसर्स बना रहे थे, 2x की शक्ल, y की शक्ल, फिर कांस्टेंट, ये वो वाली है। अब पहला क्या करना है, स्लोप इंटरसेप्ट। आपको याद है जिसमें एक स्लोप हो एक इंटरसेप्ट हो। पहली वाली y = mx + c, तो क्या करते हैं इसमें y अकेला करते हैं। तो आपने ये जो इक्वेशन लेनी है इसमें y अकेला करना है। कैसे, y वाला पार्ट रहने दें, इन दोनों को उठाएं दूसरी तरफ ले जाए, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा दूसरी तरफ जाके। अब चूंकि सब नेगेटिव है तो सब का माइनस खत्म करा दें, कर सकते हैं हम ऐसे, क्योंकि सब का चेंज कर रहे हैं ना इकट्ठा, तो इससे हो सकता है। तो सब जो है वो पॉजिटिव हो गए। अब y टोटल अकेला होना है, क्योंकि इक्वेशन हमारी ये है, y = mx + c, ये वाली इक्वेशन बनानी है, तो y टोटल अकेला होना चाहिए। तो 4y के साथ मल्टीप्लाई की शक्ल में है, 4 उधर जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देगा, तो देखें दोनों के ओवर में लिख लिया। अब ये एक थोड़ा सा कटता है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1/2 साथ ये। अब ये प्रॉपर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है, क्योंकि ये स्लोप है 1/2 और ये 11/4 जो है उसका y इंटरसेप्ट है। तो ये पहला पार्ट हो गया।
दूसरे में कहता है टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनाए। अब जरा आप माइंड में लाएं, टू इंटरसेप्ट फॉर्म थी x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। x के ओवर में कुछ होता है, y के ओवर में कुछ होता है और बराबर के उस तरफ सिर्फ 1 होता है। अब ये जो इक्वल के उधर 1 है ना, इसी को यूज करेंगे। हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है दोबारा यही वाली जो ओरिजिनल हमारा सवाल था उसको लिखेंगे और ये जो कांस्टेंट नंबर है इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। जाहिर है +11 है, उधर जाके -11, और अब हमें क्या करना है, इधर 1 होना चाहिए। तो ये जो -11 है इसी से सब को डिवाइड करा दे, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -11। तो इसके भी नीचे -11, इसके भी नीचे -11, इसके नीचे भी। तो वो देखें हमने ये स्टेप जो है वो बनाया है, ये ठीक हो गया, सब के नीचे -11 लिख लिया। अब ये कटते नहीं हैं, ये भी नहीं कटता, ये कट जाते हैं, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। अब जो शक्ल बनानी है उसमें ऊपर सिर्फ x हो, उसके साथ कुछ ना हो, y के साथ भी कुछ ना हो, तो ये 2 फिर हम नीचे ले जाएंगे क्योंकि हमारी जो शक्ल है उसमें x के नीचे कुछ है, y के नीचे कुछ है। तो यही काम हम यहाँ करेंगे कि ये 2 नीचे, अब नीचे कैसे जाता है, नीचे फिर वो ये होगा 11 के भी नीचे चला जाएगा, 11/2 ऐसे करके, ये देखें 11/2। इसी तरह ये जो 11 है, ये जो 4 है नीचे जाना है 11/4। क्यों होता है, क्योंकि देखें ओवर के नीचे ओवर जब होता है ना तो ये जो सबसे नीचे वाला 2 है ऊपर चला जाता है, तो ये वही चक्कर है। तो बस ये याद रखना है कि ऊपर वाला जो नंबर है इसके ओवर में आ जाएगा। तो अब ये देखें प्रॉपर शक्ल, माइनस भी उसके साथ ही रखा कि x ओवर समथिंग है, y ओवर समथिंग है इक्वल टू 1। बनानी है नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखना है कि ये बनती कैसे है। दोबारा से ओरिजिनल अपने सवाल को ले आएंगे और उसके साथ जो उसकी जो एक मैंने कहा था ना जो आंसर आता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी ये जो कांस्टेंट नंबर है वो c होता है, y के साथ जो चीज़ आ रही है वो b होती है और x के साथ जो चीज़ आ रही है वो a होती है। a b c हमें पता चल गया, a 2 है, b -4 है, c 11 है, वो हम लिख लेंगे। अब यहाँ ये जो नॉर्मल फॉर्म थी, अगर आप अगेन थ्योरी में जाएं तो वो होता था x cos ऑफ अल्फा प्लस y साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू p। अब ये चीज़ हमने बनानी है इक्वल टू p। अब p क्या है, p होता है वो क्या इसका नाम था, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल परपेंडिकुलर। यानी अब ये अगर लेट्स सपोज ये देखें मैंने बनाया, ज़रा गौर करिएगा, ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म है यही कहता है ना कि x और y की जगह 2 जगहों पे जो हमारी लाइन है वो कट कर रही है। अब y का जो कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, आपको पता है y पॉजिटिव ऊपर होता है, y नेगेटिव नीचे होता है। तो देखें फॉर एग्जांपल यहाँ कट कर रही होगी और x का कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, x किधर को नेगेटिव है, इस साइड पे, तो इधर होगा मिसाल के तौर पे। तो ये 2 पॉइंट हैं और इनको ऐसे कट करती हुई हमारी लाइन जाती है, ठीक है। तो ये जाहिर है इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन यहीं पे नॉर्मल बनता है कि जी ओरिजिन के साथ ये ऐसे बिल्कुल एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रही हो, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल बनना है p। अब p को फाइंड करने का फार्मूला है c का एब्सोल्यूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c कौन है, c ये नंबर है जो इसके साथ है, इसकी कांस्टेंट नंबर, तो c की जगह हमने 11 लिखना है, b की वैल्यू 4 और a 2 हमने लिखा हुआ है, उनकी वैल्यूज़ आप इनकी जगह पे लगाएं, उनके स्क्वायर्स लें, 2 4 और 16, 4 और 16 20, 20 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आप देखें 4 × 5 होता है 20, और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो वो 2 स्क्वायर कटवा के 2 बाहर निकल आता है। वैसे ही ना 2 का स्क्वायर अंडर रूट है, स्क्वायर अंडर रूट काट के 2 बाहर आ जाएगा, तो वो 2 बाहर। तो ये इसकी प्रॉपर शक्ल बन जाती है p की। p आ गया। अब जब p आ गया है तो बाकी हमारे पास ये एंगल रह गया, हमें एंगल चाहिए। अब एंगल यहाँ साइन से फाइंड कर लें या कॉस से फाइंड कर लें, दोनों का फार्मूला है, हम कॉस का लगाते हैं। कॉस के लिए a को ऊपर रखते हैं, नीचे फिर वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट आना है, जैसे यहाँ पे किया था, ये किया था ना हमने, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ से उठाएं 2, वो आप लिखें उसकी जगह पे। नीचे जो चीज़ है वो यही चीज़ थी, ये हमने सॉल्व करते करते ये देखें, ये जो हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर अंडर रूट है वो बेसिकली 2√5 है। आप डायरेक्ट लिख लें, a की वैल्यू 2 लगाई और इसके जो आंसर आया ये वाला वो हमने उसकी जगह नीचे लगा लिया।
अब इसका फ़ायदा ये होगा, ये 2 कट जाएगा, 1/5 स्क्वायर रूट कॉज अल्फ़ा 1/5 स्क्वायर रूट। लेकिन हमें कॉज अल्फ़ा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अल्फ़ा चाहिए एंगल। तो फिर कॉज उठ के उधर आएगा तो कॉज इन्वर्स हो जाएगा, कॉज इन्वर्स 1/। अब ये जो 1/5 स्क्वायर रूट है, कैलकुलेटर में पहले इसकी वैल्यू ले लें। कैलकुलेटर में आपने क्या करना है, 2 चीज़ें हो सकती हैं, 5 का पहले स्क्वायर रूट ले लें, जो वैल्यू आती है वो लिख लें, 1 को फिर उस पर डिवाइड करें क्योंकि 1 ओवर ये है। लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर अच्छा है, ओवर में लिख सकता है, तो आपने पहले ओवर वाला वो बटे वाला बटन दबा लेना है, ऊपर 1 लिखना है, नीचे ये लिखना है, आपको वैल्यू मिल जाएगी। फिर उसका कॉज इन्वर्स शिफ्ट दबा के, कॉज दबा के, जो ये वैल्यू आएगी वो लिखनी है, इक्वल टू दबाना है, तो फिर आपको ये एंगल मिल जाएगा 63.45। अब मज़े की बात ये है कि अभी ये एंगल नहीं आया। अब वही बात है, मैंने कहा था ना, ये फर्स्ट ईयर वाली चीज़ें भी बीच में आ गई हैं, लेंथ थी। तो अब देखें असल में मसला क्या था कि हमारी ये जो लाइन बन रही थी ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट में बन रही है। और अगर याद हो जो पहला ही सवाल हमने किया था, तो मैंने कहा था कि अब जब सेकंड में जाते हैं तो आपका ये एंगल बड़ा हो जाता है, 90 से बड़ा होता है। अभी हमने जो आंसर निकाला है वो 63 आया है, छोटा है आंसर, क्योंकि वो तो यहाँ शो करा रहा होता है। तो फिर वही काम जो वहाँ किया था कि ये टोटल 180 होता है, 180 में से ये जो आपका आया ना वैल्यू 63.45, इसको माइनस करा दें तो फिर आपको एक्चुअल वैल्यू मिलती है, और वो आपके पास आएगी अल्फ़ा की 180 में से माइनस कराएं 116 समथिंग। अब आपने ये जो स्टैंडर्ड उसकी फॉर्म है वो लिख के अल्फ़ा की जगह ये जो आपने निकाला है वैल्यू वो लिखें, यहाँ साइन अल्फ़ा की जगह पे भी वो, और पी का हमने आंसर निकाला था 11/2 स्क्वायर रूट 5। तो ये नॉर्मल जो है थोड़ा सा मुश्किल है, प्रैक्टिस ज़रा करनी पड़ेगी। बी वाला पार्ट, अब जाहिर है पिछले जो तीनों काम हमने किए हैं वही सारे अब दोबारा करने हैं। ये हमारी इक्वेशन है, पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म चाहिए, y को अकेला करना है, तो 7y इधर ही, ये दोनों उठ के दूसरी तरफ चले गए, साइन चेंज करवा ले, और 7 से मल्टीप्लिकेशन है, उधर जाके डिवाइड, सीधा सीधा। तो ये तो दो तीन स्टेप में हो जाता है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मिल गई। अब हमें 2 इंटरसेप्ट चाहिए, तो दोबारा इस इक्वेशन को लें और -2 को उधर ले जाएं दूसरी तरफ, और चूंकि यहाँ 1 होना चाहिए तो फिर 2 से जो है सबको डिवाइड करा दें, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे और इसके नीचे, वो तो ज़ाहिर कट जाना है, 1 हो जाना है, तो इसको भी कटवाएं, 2 2s are 4, ये नहीं कटता, इसको रहने दें, तो वैसे क्या वैसे लिखें। और जो स्टैंडर्ड तरीका है कि x अकेला हो, 2 ने नीचे जाना है, तो नीचे जाना है तो 1/2, क्योंकि देखें वापस अगर जब लाना हो तो ओवर के नीचे ओवर है तो 2 वापस वहीं पे आता है, तो इसलिए ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पे भी यही करना है, 7 उठ के 2 के नीचे चला जाएगा और ये 1, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई 2 इंटरसेप्ट फॉर्म वाली। और अगेन अब नॉर्मल में जाएंगे, तो नॉर्मल में जाने से पहले देख लें कि x भी इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, y भी इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, यानी ये दोनों पॉजिटिव वाले यहाँ पे, तो जो एंगल बनेगा नॉर्मल का वो प्रॉपर छोटा एंगल ही होना है, तो जो डायरेक्ट एंगल आएगा वही होगा, 180 में से को प्लस माइनस नहीं कराना। तो इसको भी उसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करवाते हैं, ax + by + c, तो a हमें b मिल गया 4, b की वैल्यू 7, c ये कहाँ से मिला है, एक्चुअल इसके साथ कंपैरिजन, क्योंकि x के साथ जो होता है वो a है, y के साथ b है और ये c है, तो वो वैल्यूज़ आपने लिख लेनी है। फिर उसी तरह फार्मूला, वो जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू c एब्सोल्यूट ओवर ये, c की वैल्यू -2 है, नीचे इन दोनों के स्क्वायर्स हैं, एंड सो ऑन जैसे होता है। अब देखें एब्सोल्यूट लगाने का अब फ़ायदा हुआ है ना कि माइनस आया तो माइनस ख़त्म कर देना, माइनस नहीं लेना, इसलिए ये 2 लाइनें लगाता है कि अगर माइनस बीच में आ जाए वो फिर आपने यूज़ नहीं करना। तो 2 लिखें, 4 का स्क्वायर 16, 49, फिर उसी तरह 65, तो ऐसे ही रहने दे 2/65, क्योंकि 65 किसी और का नहीं हो सकता, यहाँ पे छोड़ दें। ये पी आ गया, और दूसरा साथ हमें एंगल चाहिए होता है, तो एंगल के लिए मैंने कहा था काज को हम यूज़ कर लेते हैं, तो काज ऑफ अल्फ़ा उसका फार्मूला ए ऊपर आता है, अगर आप साइन अल्फ़ा यूज़ करेंगे तो बी ऊपर आएगा, एंगल सेम आता है चाहे आप साइन यूज़ करें काज यूज़ करें। तो फिर ए की वैल्यू, और ओवर वाला तो हमने कैलकुलेट किया ना 65 स्क्वायर रूट, और उसी तरह से हमें चूँकि अल्फ़ा चाहिए तो काज उठ के इधर आएगा, काज इनवर्स 4 ओवर, अब देखें यहाँ मैंने प्रॉपर किया है, 65 का स्क्वायर रूट लिया वो ये आया, 4 को इससे डिवाइड किया ये वैल्यू आई, अब आपने इसका काज इनवर्स लेना है, शिफ्ट दबा के कॉस दबाएं, फिर ये रकम लिखें, इक्वल टू दबाएं, ये आ जाएगा। अब यही हमारा जो है वो एंगल है, इंक्लिनेशन है।
तो आप फार्मूला लिखें एक्स कॉज ऑफ अल्फा वाई साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू पी। अल्फा की जगह वैल्यूज़ लगाएं, पी की जगह वैल्यू लगा दें। ये भी हो गया। सी वाला भी उसी तरह है। ये हमारे पास इक्वेशन है, y को अकेला करना है 15y, ये दोनों दूसरी तरफ साइन चेंज हो गए, 15 भी जाके डिवाइड करेगा, ये नहीं डिवाइड होता, ये हो जाता है 3 के टेबल में। x इसके साथ था वो मैंने नहीं लिखा, गलती हो गई, ठीक है, तो ये कट गया। तो दैट्स इट, ये बन गई हमारी पहली वाली स्लोप इंटरसेप्ट। टू इंटरसेप्ट के लिए जो इक्वेशन है हमारे पास, कांस्टेंट को हमेशा हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं। -3 है तो सब को -3 पे डिवाइड, तो सब के ओवर में -3 आ जाएगा। फिर वही बात, 2 माइनसेस कटेंगे, वैसे नहीं कटती, ये माइनस वैसे साथ रहेगा, 3 5 और ये भी कट के 1 हो जाएगा। ये हमने लिख लेना आगे। और वही बात, x अकेला होना चाहिए, इन दोनों को नीचे लेके जाएं तो 8 उसके 3 के ओवर में आ जाएगा। और यहाँ पे भी 5 को नीचे लेके जाना है, माइनस समेत लेके जाना है, यहाँ दरम्यान में प्लस होता है फार्मूले का। तो y लिखें तो 5 -5 को 1 के ओवर में कर लें, मैंने बताया कि क्यों करते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट, ये हमारा हो गया टू इंटरसेप्ट। और नॉर्मल के लिए फिर अगेन इसके साथ कंपेयर करवाएं अपने एक्चुअल सवाल को। ये 15a है, b हमारा -8 है और c जो है वो 3 है। तो वो वैल्यूज़ हम लिख लेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये सारा आपके सामने हुआ 289 का स्क्वायर रूट 17 आ जाता है। तो P हमारा जो परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, वो वैल्यू मिल गई। अब कॉज ऑफ अल्फा लगा के अल्फा की वैल्यू, A की वैल्यू -8 थी, नीचे हमारा ये 17 कैलकुलेट किया हुआ है, 8 को 17 पे डिवाइड करें, ये आ जाती है। अब यहाँ फिर वो देखें माइनस है, और वैसे भी यहाँ अगर आप ये टू इंटरसेप्ट को देखें ना, वहाँ से क्लियर हो जाता है। y वाला कोऑर्डिनेट माइनस में है तो y कोऑर्डिनेट माइनस नीचे आता है, x का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है वो इधर आएगा, तो ऐसे। अब जो हमारा ये जो लाइन बन रही है वो चौथे क्वाड्रेंट में, तो हमारा ऐसे नॉर्मल बनना है। तो एंगल जो है ये आप देखें, एक्स एक्सिस यहाँ से घूम के ये एंगल बन रहा है, जो कि यहाँ 90, यहाँ 80, यहाँ 270 से ज़्यादा एंगल होना है, ये पक्का याद रखना है, ठीक हो गया। अब यहाँ अगर आप आएंगे तो ज़ाहिर है ये वैल्यू आपने बना ली और इसी का कॉज इन्वर्स करना है। अब माइनस को छोड़ दें क्योंकि या फिर माइनस बाहर लगाना ही है उसको, लेकिन अगर आप छोड़ भी देंगे तो है। तो जब एंगल लेना है तो आपको पता है कि किसी नंबर में से उनको हमने माइनस कराना है, तो माइनस के बगैर चलें आप। ये जो 0.47 है उसका कॉज इन्वर्स लें, वो आ जाता है 61.96। अब आपको पता है ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, क्योंकि 61.9 जो है वो तो तकरीबन इसी जगह आएगा, हम तो इधर हैं। तो फिर अब ये पूरा चक्कर है, तो ये 360 में से माइनस कराना है। तो ये जो 61.96 है उसको 360 से करवाएं तो 298 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अब आप उनकी वैल्यूज़ लगा लें एंगल की जगह पे, और ये P तो ये भी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जो कंडीशंस हैं, चीज़ें हैं, चेक वेदर द टू लाइंस, जो दो लाइनें दी हुई हैं वो पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, नाइदर हैं। अगेन सिंपल काम की तरफ हम चलेंगे कि जब भी ये पैरेलल वगैरह करना है तो हमें स्लोप्स लेनी है। तो ये दो इक्वेशनें हैं हमारे पास, इन इक्वेशनों की स्लोप ले लें। और स्लोप लेने का सबसे जो बेसिक तरीका है, पहली वाली चीज़ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें y अकेला कर लेते हैं। जब आप y अकेला कर लेते हैं तो x के साथ जो चीज़ होती है वो स्लोप होती है, तो पता चल जाएगा। सो ये देखें, पहली इक्वेशन ये है, उसमें से आपने y को अकेला करना है, 2x और -3 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब y डायरेक्टली अकेला हो गया, तो ये जो x के साथ टर्म है -2, ये हमारा स्लोप m1 -2 आ गई। यहाँ पे भी यही करना है कि ये जो 4x और 5 है दूसरी तरफ जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, ये 2 जाके उनको डिवाइड करेगा, तो 2 2s are 4। तो यहाँ पे भी x की वैल्यू जो 7 है -2, ये उसकी स्लोप है। m1 हमारी -2 आई है, m2 भी -2 आई है, दोनों लाइनों की स्लोप एक जैसी है। तो हमने पढ़ा कि दोनों की स्लोप जब एक जैसी हो तो बोथ लाइंस आर पैरेलल, तो वो पैरेलल हो जाएंगे। अब यही काम ये बाकी दो पार्ट्स के अंदर भी करना है। बी वाले में भी देखें, y को अकेला कर रहे हैं, 3 जाके डिवाइड कर रहा है, ये उसकी आ गई स्लोप m1 2/3। इसमें भी y अकेला करेंगे, ये दोनों उधर गए, नेगेटिव हो गया, 2 ने जाके डिवाइड करना है। तो अब ये x के साथ चीज़ है, ये उसकी स्लोप है। अब अगेन आप गौर करें तो ये दोनों अपोजिट है, साइन भी चेंज है, तो डेफिनेटली ये परपेंडिकुलर होना है। तो आप करके देख लें, m1 m2 मल्टीप्लाई
2 2 कट गया, 3 3 कट गया, -1 आ गया, तो फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो दैट मीन्स कि ये दोनों लाइनें जो हैं ये परपेंडिकुलर हैं। और थर्ड वाला जो केस है उसमें भी देखें, जब आप y अकेला कर रहे हैं तो -1/2 आ रहा है, और जब आप यहाँ y अकेला कर रहे हैं तो यहाँ से m की वैल्यू 1/2 आ रही है। सेम नहीं है, वो माइनस का 1/2 है, ये प्लस का 1/2 है। और जब आप सीधा सीधा साथ मिलाएंगे तो ये कटेंगे भी नहीं, क्योंकि कटते तो तब हैं जब एक 1/2 और एक 2 है, फिर कटते हैं ना, तो दोनों तो सेम है, ये कटेंगे नहीं। तो इसलिए यहाँ पे फिर नाइदर नॉर लिखेंगे कि ना ही ये पैरेलल है और ना ही ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये हम उसको लिख देंगे। और ये क्वेश्चन है जी सेकंड लास्ट 12 वाला, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। दोबारा से इक्वेशन बनानी है उस लाइन की जो इस नुक्ते में से गुजर रही है और वो पैरेलल है इसके। इस तरह का काम हमने पीछे किया है, इस पॉइंट में से गुजर रही है, पॉइंट है हमारे पास, स्लोप चाहिए, स्लोप हमें यहाँ से मिल जाएगी क्योंकि इसके वो पैरेलल है, तो जो स्लोप इसकी है वही हमारी रिक्वायर्ड लाइन की होनी है। तो इस लाइन को हम सामने रखते हैं और इसकी स्लोप बना लेते हैं। y को अकेला करें, -7y इधर है, ये दोनों उधर गए नेगेटिव, सारे नेगेटिव हैं, माइनस कटवा दें, पॉजिटिव हो गए, फिर 7 जाके डिवाइड में आ गया, तो फिर x के साथ ये जो 2/7 है ये उसकी स्लोप है। अब ये स्लोप और वो जो पॉइंट दिया हुआ था -4 और 7, वो पॉइंट लिख लें, स्लोप लिख लें, पॉइंट स्लोप फार्मूला हम लगा लेंगे, ये आपके सामने है, वैल्यूज़ लगाई, 7 इधर आके इससे मल्टीप्लाई, 7y 7 7 49, इधर 2 से मल्टीप्लाई जैसे हम करते हैं, और अगेन चूँकि इधर x पॉजिटिव है, इन दोनों को उधर ले जाएं, तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर इनको आप सीधा कर लें, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक हो गया। अब ये जो 13 वाला आखिरी वाला सवाल है ना, इसका आंसर पीछे कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन मैंने डबल चेक किया है, अगर तो रकमें यही हों तो फिर तो यही आंसर आता है जो मेरा है। मे भी फिर उसने रकमें चेंज हों या आपकी बुक में चेंज हों, वो आप देख लीजिएगा कैसे इसका बनता है, लेकिन जो तरीका है वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेथड आना चाहिए, रकमें जो भी हों, मेथड आता हो तो आप कर सकते हैं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन, यहाँ पे भी इक्वेशन लाइन की बनानी है। थ्रू दिस पॉइंट, जाहिर है अगेन एक पॉइंट है हमारे पास, हमारी लाइन इस पॉइंट में से गुजर रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ दिस वन, इन दोनों के परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर का मतलब वही है कि इन दोनों की स्लोप ले लेते हैं और उसको उल्टा कर लेते हैं, परपेंडिकुलर में उल्टा करते हैं, पैरेलल में वही वाली ले लेते हैं। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ना, इनकी स्लोप बना लेंगे। अब देखें स्लोप मैंने बनाई है 7 माइनस ये, तो ज़ाहिर है प्लस हो जाएगा, 10 -15 वो भी प्लस, तो 8 और 7 15 होते हैं, ये दोनों 25 हो जाएंगे, 5 के टेबल में डिवाइड करें, 3/5। हमें इसके परपेंडिकुलर चाहिए, तो इसी को उल्टा कर लें, तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप हो जाएगी 5/3 और साथ माइनस भी, और वो पॉइंट भी दिया हुआ है, पॉइंट हमारा ये वाला है। तो फिर इन दोनों को यूज़ करके तो पॉइंट स्लोप फार्म हम यूज़ कर लेंगे। तो ये आपके सामने पॉइंट, ये उसकी स्लोप, फार्मूला लगाएं, वैल्यूज़ लगाएं, वैल्यूज़ लग गई, ये 3 जाके मल्टीप्लाई, 3 इसके साथ, -5 इसके साथ, 3y 3 8 24, -5 5 5 25। अब x नेगेटिव है, इन दोनों को उठाएं, उधर ले जाएं, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, सीधा कर लें, तो ये इक्वेशन बनती है। तो ये मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन पीछे उसने कुछ और दिया हुआ है। सो दैट्स इट, ये हमारी एक्सरसाइज हो गई। ये एक्सरसाइज जो है ना वो एक दफ़ा से नहीं होनी, 2-4 दफ़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर ये आएगी। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।